हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो पहला टॉपिक है वर्क। वर्क एग्जैक्टली क्या है? वर्क एक टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, राइट? तो जो भी वर्क हो सकता है वो किसी ना किसी एनर्जी उसके पीछे लगी है, तभी वो वर्क हो पाएगा, राइट? तो हम लोग जो भी वर्क कर पा रहे हैं, छोटे से छोटा वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उतनी एनर्जी है कि जिससे वो वर्क हो सकता है। तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट होगा, राइट, और उस फोर्स की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन्स उसका जो मोशन है वो उसी डायरेक्शन में होगा, देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स, तब वर्क हुआ होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट? तो वर्क डन मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी, राइट? तो मान लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे एफ जितना कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उसी डायरेक्शन में एस जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन की फॉर्मूला होगी डब्ल्यू इज इक्वल टू वैक्टर एफ डॉट वैक्टर एस। और मान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ी सी अलग है, मतलब कि वहां पर एंगल बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो वहां पर हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इसी वजह से कॉस थीटा फंक्शन आएगा। और कॉस थीटा फंक्शन में थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहाँ पर थीटा एक स्मॉलर एंगल है, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, नॉट ए। सो वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अब भले ही एफ और एस दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर मैं वेक्टर लिख सकता हूँ, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, बट फिर भी वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर हमें मिलने वाला है वो स्केलर फॉर्म में मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क का पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। वर्क का ऐसा यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है अर्ग, राइट? तो वर्क का जो यूनिट है वो एनर्जी का ही यूनिट है, क्योंकि जो भी वर्क हम लोग कर पाते हैं उसके पीछे एनर्जी ही लगी है, इसीलिए दोनों का यूनिट सेम है, राइट? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1T-2 एंड डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला है L1। सो यहाँ पर फॉर्मूला होगी M1L2T-2, राइट? तो ये वर्क की फॉर्मूला है, वर्क का और एनर्जी दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, राइट? अब वर्क डन कब जीरो होगा? तो जब कभी भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। और जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो कॉस 90 डिग्री होने की वजह से वो जीरो हो जाएगा, तो वहां पर भी वर्क जीरो होगा। सो वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव अगर हमारे पास एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल और ऑप्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के बीच है तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हमारे पास ऑप्ट्यूज एंगल है, ऑप्ट्यूज एंगल मतलब कि ग्रेटर देन 180 90 डिग्री टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर 0 to 90 डिग्री होगा, राइट? और यहाँ पर 90 to 180। तो दिस इज ऑप्ट्यूज एंगल्स एंड दिस इज एक्यूट एंगल्स। फिर वर्क डन, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, नहीं कि उसके पाथ पे। उसके पाथ पर वो कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा। जब कभी भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जब कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, हमें सिर्फ उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही ध्यान में लेना है,
इसका मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो वर्क फाइंड करने के दौरान हमें उसके पाथ से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर आता है वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशंस। तो पहला है वेरिएबल फोर्स। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो रहा है बट वहां पर फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सो तब फॉर्मूला होगी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। तो छोटे छोटे फोर्सेस की वजह से जो भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं उन सारों को इंडिविजुअली वर्क डन फाइंड करना है और फिर उनका इंटीग्रेशन लेना है, उनका सम अप करना है, राइट। तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर जो भी फोर्स चेंज हो रहा है वो ए टू बी से चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस ग्राफ में अगर वर्क डन फाइंड करना है तो सिंपल एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब के लेंथ इनटू ब्रेथ काइंड। तो एरिया फाइंड करने से यहाँ पर वर्क डन मिल जाएगा। सो वर्क डन in any body under the action of number of force is equal to work done by the resultant force, right। तो रिजल्टेंट फोर्स से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही हम लोग वर्क डन में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि जो फोर्स की जिससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो पाए। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, राइट। इन इक्विलिब्रियम हियर the resultant force is zero, therefore resultant work done is zero। तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन भी एट लास्ट जीरो हो जाएगा, राइट। अगर वर्क डन किसी रफ ट्रिप ऑफ सिस्टम, तो वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग रफ ट्रिप ऑफ सिस्टम इज जीरो, देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो वहां पर फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा क्योंकि जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो फ्रिक्शनल में चला जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर आता है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो फ्रिक्शन से रिलेटेड फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, बाकी सारे कंजर्वेटिव होंगे। कंजर्वेटिव मतलब कि वहां पर फोर्स का हिसाब होगा बराबर तरीके से। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास W इज इक्वल टू एम जी एच। ग्रेविटी की वजह से जो भी वर्क डन होगा उसकी ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी एच। सो G हमें पता है, M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ एंड H इज द हाइट थ्रू पार्टिकल वन डिस्प्लेस। जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया हाइट के अकॉर्डिंग वो है H। फिर वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज गिवन बाय। तो अब स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच किया है तो वहां पर वर्क डन होगा W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर K उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है और X उसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। फिर आता है व्हेन वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ फिक्स वर्टिकल सपोर्ट एंड ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल। तो x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। मान लो कि हमने जो भी स्ट्रेचिंग की है स्प्रिंग की वो x1 से x2 की है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी दैट इज W इज इक्वल टू हाफ k कॉमन, राइट। फाइनल स्ट्रेच स्क्वायर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 स्क्वायर, राइट। तो वहां पर x1 स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये वर्क डन की फॉर्मूला हुई जब स्प्रिंग x1 से x2 तक स्ट्रेच होगी, तब की स्ट्रेच या फिर कंप्रेस दोनों के लिए यहां पर ये सेम फॉर्मूला होगी। वर्क डन बाय कपल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो यहां पर W इज इक्वल टू
ये यहाँ पर टाउ आएगा, टाउ इंटू थीटा, जैसे कि एफ इंटू डी है, राइट। जैसे लीनियर मोशन के लिए W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए W इज इक्वल टू वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर थीटा, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर टाउ क्या है? वेक्टर टाउ मतलब कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करेंगे, रोटेट होगा, एंगुलर मूव होगा, तो तब वहां पर टॉर्क लगेगा। सो टाउ इज द टॉर्क ऑफ द कपल, तो वहां पर वर्क फाइंड करने की ये होगी फॉर्मूला। फिर आता है पावर। पावर द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स पावर, मतलब कि वर्क डन कितने कम समय में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर बोल सकते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उसको पावर बोलेंगे, राइट। तो मान लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट है एस जितना, टाइम टी जितना हो रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट पे टी जितने टाइम पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसी टाइम में उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसकी पावर होगी P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दैट इज पावर फॉर्मूला। सो इस पावर फॉर्मूला में, राइट, यहाँ पर F इंटू एस बाई टी आ गया। अब S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स वेलोसिटी, तो यहाँ पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी बॉडी की, राइट। तो अब कुछ नई फॉर्मूला मिली, मतलब कि P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V, वेलोसिटी, राइट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। अब कॉस फंक्शन मतलब कि डॉट प्रोडक्ट की वजह से आया, और वहां पर जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल मतलब कि थीटा। अगेन जो भी हम लोग पावर फाइंड करने वाले आफ्टर ऑल, वो स्केलर होगा, दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देगा, वहां पर डायरेक्शन नहीं होगा। और ऐसा यूनिट होगा पावर का वाट, और डायमेंशनल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी m1L2T-3। पावर के अदर डिफरेंट रेंज ऑफ यूनिट्स भी है, जैसे कि किलोवाट और हॉर्स पावर। So 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1 horsepower is equal to 746 watt। तो ये अलग अलग रेंज है पावर के यूनिट्स की। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी मतलब कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि वर्क करने की कैपेसिटी कहाँ से आएगी? जब एनर्जी होगी किसी बॉडी के पास, तब वो वर्क कर पाएगा, राइट। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट, फिर से एनर्जी का ऐसा यूनिट वर्क जैसा ही होगा, जूल, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सीजीएस यूनिट अर्ग, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी वर्क जैसा ही होगा, ये गलत है, यहाँ पर आएगा m1L2T-2। दिस इज करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के भी बहुत सारे टाइप्स है। पहला है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में भी दो एनर्जी इंक्लूडिंग है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो ये सारे अलग अलग एनर्जी के टाइप्स है। तो उसमें से पहला है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे कि जहां पर एक ही टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इंक्लूडिंग होंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी में पहला आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट के पास
मोशन है, मोशन की वजह से एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. So the energy possessed by any object by virtue of its motion is called its kinetic energy. तो K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर. अब हाफ एम वी स्क्वेयर है तो उसको लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं. सो m से मल्टीप्लाई करें, m से डिवाइड करें. अब यहाँ पर m दो बार आ गया ऊपर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन एम. अब एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एम. सो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हुई लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में. तो यहां पर जो m है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v, राइट, हियर इट इज v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, p इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. और वो वेक्टर क्वांटिटी किस वजह से है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता. फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. अगर ग्रेविटी के हिसाब से होगा तो वहां पर पोजीशन होगा, और स्प्रिंग के हिसाब से होगा तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी सब टॉपिक्स है. पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी की वजह से. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसको h जितनी हाइट दी गई है, तो वो बॉडी mgh जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस करेगी, राइट. उसके बाद आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो मान लो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और उसको डिस्प्लेस कराएंगे x जितना, कंप्रेस करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे. तो वहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्प्रिंग पजेस करेगा हाफ के एक्स स्क्वायर जितना. यहां पर स्लैश होगा हाफ के एक्स स्क्वायर. तो यहां पर जितना भी हम लोग कंप्रेस ज्यादा करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज्यादा स्टोर होगा. जितना स्ट्रेच ज्यादा करोगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा, राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. It does not exist for non-conservative forces. So potential energy depends upon frame of reference. फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. मान लो कि एक दो चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है. तो Q1 और Q2 से जो भी सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला. तो इन दोनों के बीच का पहले तो हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं, स्मॉल r. तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होगी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट. या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है, एंड दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कांस्टेंट. तो यहाँ पर 10⁹ आएगा, राइट. फिर आता है वर्क एनर्जी थियरम. तो वर्क एनर्जी थियरम मतलब कि वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब कि अगर सिंपल भाषा में मैं लिखूं यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब उसको थोड़ा सा डिराइव किया है यहाँ पर, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F.ds, राइट. तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हुआ वो V1 टू V2 तक, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चेंज करेगा. मत चेंज करने का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. और फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स इट इज चेंज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी.
तो W इज इक्वल टू चेंज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी। तो अगर W पॉजिटिव है तो के एफ माइनस के आई पॉजिटिव होगा, मतलब के एफ ग्रेटर देन के आई, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। अगर डब्ल्यू नेट नेगेटिव मिला, मतलब के एफ माइनस के आई नेगेटिव, मतलब के एफ लेस देन के आई, उसका मतलब ऐसा हुआ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी थियरम है वो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल मतलब कि जो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे अप्लाई करेंगे? तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग द स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। फिर आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दी थी हमें एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। और जो डेल्टा एम है दैट इज मास डिफेक्ट। तो वहां पर मास डिफेक्ट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट स्पीड जितनी हो या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब उसकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो C यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, राइट। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि स्टोर्ड, मतलब कि टू रिमेन कांस्टेंट, तो एनर्जी का कांस्टेंट रहना। So sum of all kinds of energies in an isolated system remains constant at all times. कोई भी सिस्टम अगर आइसोलेटेड होगी तो उस सिस्टम का सभी एनर्जी का सम सभी टाइम में कांस्टेंट रहेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस the sum of kinetic and potential energies of any object remains constant throughout the motion. तो उसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट मैकेनिकल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व सेपरेटली बट आर कंजर्व्ड एज अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। मतलब कि मान लो कि मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो उनका पूरा सिस्टम अगर सिंगल एंटिटी लेंगे तो वो कंजर्व होगा, बट इंडिविजुअल लेंगे, मास को अगर इंडिविजुअल लेंगे तो वो डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इंडिविजुअली वो कंजर्व नहीं होने वाले, बट सिंगल एंटिटी लेंगे, एक साथ लेंगे, तो वो कंजर्व है। फिर आता है कॉलिजन। कॉलिजन बिटवीन टू और मोर पार्टिकल इज द इंटरेक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल इन विच दे अप्लाई रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर। तो बहुत ही कम टाइम इंटरवल में जो भी फोर्स का इंटरचेंज होगा दैट इज कॉल्ड कॉलिजन। सो कॉलिजन मेनली दो टाइप्स के होंगे। पहला है इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन मतलब कि जिस कॉलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रहे, कांस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट है, तो वहां पर कंजर्व फोर्स अप्लाई हो रहे, इसीलिए वो कांस्टेंट है। सो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। देन इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब के मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी वहां पर कंजर्व नहीं रहने वाला, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन, राइट। तो इन इलास्टिक कॉलिजन सम और all the involved force are non-conservative force। तो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं है, बट मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी कॉलिजन, फॉर एनी थिंग। सो after the collision two bodies stick to each other, then the collision is said to be perfectly inelastic।
then coefficient of restitution or resilience. So the ratio of relative velocity of separation after collision to the velocity of approach before collision is called coefficient of restitution resilience. So यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब के कॉलिजन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट सेपरेट होंगे तो बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी एंड आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी उन दोनों का रेशियो दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन रेजिलियंस. सो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से. और किस पे डिपेंड करेगा तो इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज. तो अगर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है तो इज इक्वल टू 1, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इज इक्वल टू 0, और इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच है तो 0 लेस देन ई लेस देन 1 होगा. राइट. फिर उसके बाद आएगा वन डायमेंशनल और हेड ऑन कॉलिजन. तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में अगर दोनों में जो भी कॉलिजन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन है, एक ही लाइन पे है, सो देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, क्योंकि आफ्टर कोलाइडिंग द बॉडीज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और इन वन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कॉलिजन. तो इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन, तो ये हो गया बिफोर कॉलिजन, दोनों ही मूव कर रहे थे. m1 एक ऑब्जेक्ट है, m2 दूसरा ऑब्जेक्ट है. आफ्टर कॉलिजन भी दोनों ही मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो वो वन डायमेंशनल हुआ. राइट. सो वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. So that is our formula here, right? And v2 is equal to m2 minus m1 into u2 plus 2m1 u1 upon m1 plus m2. So जब कभी भी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के मास इक्वल है, सो आफ्टर कॉलिजन द बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, तो वहां पर v1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा और v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा. मतलब कि पहली जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल मतलब दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी होगा, पहले का फाइनल वेलोसिटी दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और दूसरे का फाइनल वेलोसिटी पहले का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा. तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पर. तो अगर दूसरी बॉडी का भी सेम मास है और वो रेस्ट पे है, तो आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट and second body with same velocity starts that motion, right? तो v1 is equal to 0, तो v2 is equal to u1, right? तो पहले की जो वेलोसिटी होगी वो अब दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी. तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और वो ऑब्जेक्ट दूसरी बहुत ही हैवी बॉडी के साथ कोलाइड हो रहा है, तो तब v1 इज इक्वल टू माइनस u1 इज एंड v2 इज इक्वल टू 0. तो जो हैवी बॉडी है ना वो तो रेस्ट पे ही रहेगी क्योंकि बहुत ही मैसिव बॉडी है. तो पहली बॉडी का वेलोसिटी का क्या होगा, तो पहली बॉडी जिस वेलोसिटी से आ रही थी आफ्टर कॉलिजन वो उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी. इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो इसीलिए नेगेटिव साइन. So light body will rebound with its own velocity and heavy body will continue to be at rest, right? क्योंकि massive body. तो if heavy body of mass m1 collides with light body of mass m2, तब क्या होगा. अब heavy body light body से टकराने जा रहा है, तो v1 is equal to u1, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो आफ्टर कॉलिजन भी वही रहेगी, और आफ्टर कॉलिजन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी. राइट. फिर इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है क्योंकि इन इलास्टिक है. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2
u1 minus u2 whole square 1 minus e square. That is loss of kinetic energy in one dimensional collision. Perfectly inelastic one dimensional collision, तो velocity separation तो zero होगा, right? और loss of kinetic energy m1 m2 u1 minus u2 whole square upon 2 m1 plus m2. तो अगर कोई बॉडी एचओ हाइट से ड्रॉप करेंगे, वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी v0 वेलोसिटी से, और आफ्टर इनइलास्टिक कॉलिजन इट रिबाउंड्स विद वेलोसिटी v1 एंड राइजेस टू अ हाइट h1, राइट? क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग वेलोसिटी होगी. क्यों अलग वेलोसिटी होगी? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन भी वर्क करता है, फिर फ्रिक्शन भी हुआ, राइट? एयर रेजिस्टेंस भी होगा, तो कुछ अलग वेलोसिटी से वो रिबाउंड करेगी, वापस उछलेगी, और कुछ अलग ही हाइट पे, अलग ही हाइट में मतलब कि एचओ हाइट से कम हाइट पे वो वापस राइज होगी, राइट? सो दैट इज इन इलास्टिक कॉलिजन. तो E इज इक्वल टू V1 अपॉन VO इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH1 अपॉन 2GHO इज इक्वल टू अंडर रूट H1 अपॉन HO. So that is E, right? So if after n collision, मान लो कि n collisions हो रहे हैं, मतलब कि ये जो बॉल को हमने फेंका वो वापस ऊपर उठा, वापस नीचे जाएगा, वापस ऊपर उठा, ये मल्टीपल टाइम्स होगा, मल्टीपल टाइम्स उसका रिबाउंड होगा. तो मान लो कि वहाँ पर n collisions हुए, तो रिबाउंड विथ वेलोसिटी vn होगी, और जो हाइट अचीव होगा वो hn होगा. तो तब फॉर्मूला होगी ई एन इज इक्वल टू वी एन अपॉन वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट एच एन अपॉन एच ओ, राइट? फिर आता है टू डायमेंशनल और ऑब्लिक कॉलिजन. सो अगर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वो एक ही लाइन पे नहीं होंगे, अलग अलग प्लेन लेंगे, अलग अलग लाइंस उनकी उनकी होगी, तो वो टू डायमेंशनल होंगे, क्योंकि यहाँ पर वन डायरेक्शन नहीं मिल रहा, टू डायरेक्शन मिल रहे हैं, टू एक्सिस मिल रहे हैं. तो दैट इज टू डायमेंशनल और ऑब्लिक कॉलिजन. तो वहां पर फॉर्मूला होगी m1u1 cos अल्फा 1. अब अल्फा 1 है ये वाला जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, m2u2 cos अल्फा 2 हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, इज इक्वल टू m1v1 cos बीटा 1 प्लस m2v2 cos बीटा 2, राइट? कॉलिजन होने के बाद जो मोमेंटम मिल रहा है उसकी फॉर्मूला. तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में m1u1 sin अल्फा 1 माइनस m2u2 sin अल्फा 2 इज इक्वल टू m1u1 sin बीटा 1 माइनस m2u2 sin बीटा 2. अगर दोनों ही मास सेम है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेम मास वाले वहां पर कोलाइड होने जा रहे हैं. फिर बीटा 1 प्लस बीटा 2 भी 90 डिग्री होगा. सो अगर पार्टिकल ए m1 मास और वो मूव हो रहा है z एक्सिस के अलोंग, सो यू मेक्स इलास्टिक कॉलिजन विथ अनदर स्टेशनरी बॉडी b ऑफ मास m2. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम m1u इज इक्वल टू, क्योंकि यही सिर्फ मोशन में है, m2 तो रेस्ट पे है, तो ये बिफोर कॉलिजन है, और आफ्टर कॉलिजन m1v1 cos अल्फा, राइट? ये अल्फा है एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, प्लस m2v2 cos बीटा, अगेन वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट? तो तब फॉर्मूला होगी यहाँ पर 0 इज इक्वल टू m1v1 sin अल्फा माइनस m2v2 sin बीटा. ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, राइट? दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज फॉर वर्टिकल. अब वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियली तो कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, यहाँ पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 0 मिला. बट यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है. बट यहाँ पर डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहाँ पर अपोजिट नहीं है, दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, राइट? सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम.